जय हिंद मेरे साथियों। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा हेतु समर्पित संस्थान अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, यहां पर हम टेस्ट क्रमांक 13 जो कि हमारी डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज के पॉलिटी विषय का हुआ था, इसका हम यहां पर विस्तृत विश्लेषण देखने जा रहे हैं। साथियों, यदि आप अपनी एमपीपीएससी की परीक्षा को और ज्यादा सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो हमारी मेंस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में आप 35 टेस्टों की विस्तृत श्रृंखला को भी ले सकते हैं मॉडल आंसर्स के साथ, और आप हमारे हिस्ट्री के 1000 प्रश्नों का संग्रह 3 मार्कर प्रश्न जो कि हमने बहुत बढ़िया क्वालिटी में तैयार किए हैं उनको भी ले सकते हैं। और आप हमारी इसी डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज को ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, बिना विलंब किए हुए आगे चलते हैं और देख लेते हैं इस टेस्ट के 3 मार्कर प्रश्नों को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की शिक्षाप्रद वीडियो हम निरंतर रूप से डालते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 मार्कर प्रश्नों को। पहला हमारा प्रश्न था राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों की हमें यहाँ पर परिभाषा और थोड़ा सा अन्य तथ्य यहाँ पर देने थे, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह है जो कि स्पष्ट समान सिद्धांतों व विचारधाराओं में विश्वास रखते हैं, राजनीतिक दल कहलाते हैं। राजनीतिक दल संवैधानिक तंत्र का अनुपालन करने हेतु प्रतिबद्ध रहते हैं। साथ ही में इनके कार्यों की यदि बात करें तो यह निर्वाचन के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने और सरकार एवं शासन का संचालन करने के लिए कार्य करते हैं। यदि आप इनका उदाहरण देना चाहें तो आप ये भी लिख सकते थे कि भारत में वर्तमान में कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। एक दो के नाम भी यहाँ पर लिख सकते थे, जैसे कांग्रेस, बीजेपी आदि के यहाँ पर उदाहरण भी आप दे सकते थे। इस तरह से हमारा यह प्रश्न समाप्त होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का संसद में प्रतिनिधित्व। तो हमें यहाँ पर सीटें बतानी थी कि मध्य प्रदेश में लोकसभा एवं राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो बता देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लोकसभा सीटें 29 हैं, साथ ही राज्यसभा सीटें 11 हैं, और संसद में चूंकि राष्ट्रपति महोदय जी भी शामिल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर उनके निर्वाचन का भी थोड़ा सा जिक्र कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में 230 विधानसभा सदस्य मध्य प्रदेश के सम्मिलित होते हैं। इस तरह से आप संसद में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व लिख सकते थे। हमारा अगला प्रश्न था निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए। तो निर्वाचन आयोग के कुछ कार्य लिखने थे। इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप बिंदुवार रूप से 1 2 3 4 करके जितने पॉइंट दे सकें उतने पॉइंट लिख सकते हैं। तो चलिए हम भी कुछ इसी प्रकार देखेंगे। सबसे पहला, भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना निर्वाचन आयोग का सर्वप्रमुख कार्य है। साथ ही में निर्वाचक नामावली, जिसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं, इसे जारी करना, और साथ ही में मतदाता पहचान पत्र जारी करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। अन्य कार्यों की बात करें तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं निर्वाचन आयोग, और चुनाव में आदर्श आचार संहिता को जारी करना भी निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है। इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते थे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न था सामुदायिक संगठन सीबीओ क्या होते हैं। सीबीओ ऐसे संगठन जो किसी भौगोलिक या कार्यात्मक समुदाय की समस्याओं को पहचानने और उनके निवारण हेतु सहायता प्रदान करते हैं, सामुदायिक संगठन यानी कि सीबीओ कहलाते हैं। यह परिभाषा रॉस के द्वारा प्रदान की गई है। सामुदायिक संगठन सीबीओ, इनके उद्देश्य की बात करें तो यह सामुदाय के चहुमुखी विकास के लिए तो प्रतिबद्ध होते हैं। इनके कार्यों की बात करें तो यह जिस समुदाय के हितों के प्रति कार्य कर रहे हैं उस विभाग में सिफारिशें करना और अधिकारियों के मध्य समन्वय बनाना इनका प्रमुख कार्य होता है। साथ ही में यह समुदाय के लोगों तक आवश्यक सेवाएं पहुंचाने की बात करते हैं। इस तरह से आप सीबीओ को लिख सकते थे। अगला हमारा प्रश्न था एनजीओ। 3 मार्कर में हमें इस प्रश्न का उत्तर देना था। एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। परिभाषा या थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। ऐसे गैर लाभकारी संगठन जिनका उद्देश्य सरकार से पृथक जन कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करना होता है, एनजीओ कहलाते हैं। एनजीओ सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जैसे यदि हम उदाहरण की बात करें कुछ एनजीओ की, सत्यार्थी जो कि कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा ही स्थापित एक एनजीओ है। बीइंग ह्यूमन आपने काफी सुना होगा, यह लोगों को शिक्षा एवं जरूरत संबंधी सामानों को पहुंचाता है। सलमान खान जी इसके फाउंडर हैं।
नन्ही कली जो कि बच्चियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु समर्पित है। स्माइल फाउंडेशन यह भी बच्चों के लिए कार्य करने वाला एक प्रमुख एनजीओ है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी लिख सकते थे। आगे चलते हैं अब हमारे 6 मार्कर प्रश्नों की ओर। यहाँ पर हमने 3 6 मार्कर दिए थे जिनके उत्तर आपको लिखने थे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला हमारा 6 मार्कर प्रश्न था, चुनाव सुधारों के लिए गठित प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी, उनके बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी प्रदान करनी थी। सबसे पहले छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप इसका इंट्रोडक्शन दे सकते थे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए सुशासन की अनिवार्य अवधारणाओं में शामिल है। भारत में चुनाव प्रणाली को महत्व प्रदान करने हेतु इसमें समय समय पर बहुत सारे सुधार हेतु समितियों का गठन किया गया है। तो इस प्रकार हमने इंट्रो दे दिया। अब हम कुछ समितियों का यहाँ पर जिक्र करेंगे। सबसे पहली है तारकुंडे समिति। सन 1974 में इसका गठन किया गया था। इसने क्या क्या कहा था? इसने कहा था कि वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाए। इसी बात को 61वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूर्त रूप प्रदान किया गया। साथ ही में तारकुंडे समिति ने कहा कि निर्वाचन के लिए अधिकतम व्यय योग्य राशि का निर्धारण होना चाहिए। इसके बाद अगली समिति का गठन हुआ, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का कहना था कि अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर पुनः मतदान किया जाए। साथ ही में मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जाए। बोगस मतदान की समस्या से बचने के लिए जो पहचान पत्र होता है उसे फोटो युक्त बनाया जाए। इस प्रकार से दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिशें की। अगली समिति थी इंद्रजीत गुप्त समिति। इंद्रजीत गुप्त समिति ने कहा कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। इससे क्या है, भ्रष्टाचार की समस्या कम हो जाएगी और जो काला धन, धन का वितरण आदि चुनाव के समय होता है उस पर लगाम लगेगी। अगली समिति आप लिख सकते थे के संथानम समिति। के संथानम समिति ने कहा कि निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। साथ ही सभी राजनीतिक दलों का निबंधन होना चाहिए और समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी किया जाना चाहिए। यह के संथानम समिति के द्वारा बताया गया। इन सभी समितियों के सुझाव पर भारतीय चुनाव प्रणाली को में स्वीकार किया गया। मतलब इनने जो सुझाव दिए उन्हें चुनाव प्रणाली में स्वीकार किया गया, जिससे भारत में चुनाव की प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय तथा पारदर्शी हुई। इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते थे, तो ज्यादा से ज्यादा अंक मिलने की संभावना यहाँ पर रहती। हमारा अगला प्रश्न था, जो कि दूसरा प्रश्न था कि एनजीओ की महिला के सशक्तिकरण में भागीदारी बताइए और भूमिका बताइए। किस प्रकार से एनजीओ महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकती थी। एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन में महिलाओं की भागीदारी ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रवेश करने का अवसर दिया है, जो आसानी से लाभ और सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। महिलाओं के बीच गरीबी को कम करने के लिए काम करने वाले कई गैर सरकारी संगठन भी महिला अधिकारों की वकालत करते हैं। इस तरह से हमने एक छोटा सा इंट्रो दे दिया। अब यहाँ पर हम मेन बॉडी लिखते हैं कि चूंकि महिलाओं का समग्र सशक्तिकरण आर्थिक सशक्तिकरण पर निर्भर है, एनजीओ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निम्न गतिविधियों में शामिल होते हैं। मतलब इस प्रकार से एनजीओ बढ़ावा देते हैं महिला सशक्तिकरण को। महिलाओं, खासकर ग्रामीण महिलाओं के बीच जागरूकता को बढ़ाना और उन्हें जागरूक बनाना। महिला सशक्तिकरण में सरकार के प्रयासों के पूरक हैं, अर्थात सरकार जो कार्यक्रम चलाती है उन्हें ग्रामीण महिलाओं तक और जो अन्य महिलाएं हैं शहरी महिलाओं तक पहुंचाते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, महिलाओं में नेतृत्व के गुणों को शामिल करना, उनके सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना एनजीओ का प्रमुख कार्य है। साथ ही में ग्रामीण महिलाओं से संबंधित अधिकारियों के सामने आने वाली समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत निर्णयों के प्रभाव का आकलन भी एनजीओ लगाते हैं। साथ ही में एनजीओ अनुकूल संसाधनों और योजनाओं को जुटाते हैं और उन परियोजनाओं को लागू करवाते हैं जिनका महिला सशक्तिकरण पर असर पड़ता है। इस तरह से आप एनजीओ की भूमिका को यहाँ पर लिख सकते थे। अब चलते हैं हमारे अगले और लास्ट 3 मार्कर प्रश्न की ओर, जो कि था शासन में जन भागीदारी से आप क्या समझते हैं, आपको ये यहाँ पर बताना था। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रो लिखते हैं। लोकतंत्र में समस्त जनता शासन में भागीदार होती है और शासन की वैधता का स्रोत भी जनता ही होती है। शासन में जन भागीदारी 2 माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। सबसे पहला है प्रत्यक्ष रूप में और दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष रूप में। तो प्रत्यक्ष रूप में किस प्रकार से आप किसी भी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो वोट डालने जाते हैं। यह वोट डालने का जो वयस्क मताधिकार है वह अनुच्छेद
326 के द्वारा आपको प्रदान किया गया है। यही प्रत्यक्ष रूप से शासन में आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यदि अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो बहुत सारे दबाव समूह आदि और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जनता शासन में भागीदार होती है। आइए उन माध्यमों की बात करते हैं। सबसे पहला है हड़ताल करना, धरना धरना, हस्ताक्षर अभियान आदि के द्वारा आप अप्रत्यक्ष रूप से शासन पर दबाव बनाते हैं। साथ ही में अखबार, टेलीविजन, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी शासन में जन भागीदारी आपकी सुनिश्चित होती है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते थे। इसके निष्कर्षतः देख सकते हैं कि इस प्रकार शासन में भागीदारी से जनता में बंधुत्व और सहयोग की भावना विकसित होती है और जनहितैषी व जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। इस प्रकार से आप इस 6 मार्कर प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते थे। अगले प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। अब हमारे 15 मार्कर प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। साथियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। 15 मार्कर प्रश्न हमारा था, मीडिया की भूमिका बताना था एवं इसकी समस्याएं बताना था। तो मीडिया की भूमिका हमने यहाँ पर सीधा लिख दिया है, तो इसका अर्थ है कि आपको विभिन्न आयामों को तय करते हुए इसकी भूमिका को बताना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से लिख सकते थे। सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं। विधान पालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के साथ मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया लोकतंत्र प्रहरी की मुख्य भूमिका के रूप में कार्यरत है। मीडिया की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के का से सुनिश्चित किया गया है। विभिन्न सूचनाओं एवं जानकारियों से यह न केवल जनमानस को जागरूक करता है अपितु आलोचना के माध्यम से सरकार पर भी अंकुश लगाता है। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर जनमानस की राय को सरकार तक पहुंचाने तथा सरकार के फैसलों को विश्लेषित कर जनता तक पहुंचाने का कार्य मीडिया बखूबी से करता रहा है। यह मीडिया की भूमिका को हमने शॉर्ट में बता दिया। अब यहाँ पर एक आप ये सुंदर सा फ्लो डायग्राम भी दिखा सकते थे। मीडिया की भूमिका विभिन्न तीरों के माध्यम से दिखा दें कि यथार्थ सूचना प्रदाता एजेंसी है, सकारात्मक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, नेतृत्व करता है, प्रेरक है, प्रहरी है, सूचक की भूमिका निभाता है, सामाजिक समरसता का निर्माता एवं पोषक है, राष्ट्रभक्त के रूप में भी कार्य करता है क्योंकि ये राष्ट्रवाद को जगाता है जनता में, समाज सेवक के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह से आप इस फ्लो डायग्राम को लिख सकते थे। यह कम शब्दों में बहुत ज्यादा विचारों को व्यक्त करने में सक्षम है। आगे चलते हैं। अब हम पॉइंट वाइज रूप से देख लेते हैं। सबसे पहले समाज में मीडिया की भूमिका देखें तो क्या है। समाज विभिन्न वर्गों, सत्ता केंद्रों, व्यक्तियों और संस्थाओं के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। मीडिया ने जनता को निर्भीकता पूर्वक जागरूक करने, भ्रष्टाचार को उजागर करने, साथ ही सत्ता पर तार्किक नियंत्रण एवं जनहित कार्यों में अभिवृद्धि को बढ़ाने में मुख्य योगदान दिया है। इस प्रकार से आप इस पॉइंट को लिख सकते थे। इसमें हमने एक पॉइंट में ही बहुत सारे डाटा को, बहुत सारे विचारों को कंबाइन कर दिया है। अगले पॉइंट में देखें कि मीडिया समाज को अनेक प्रकार से नेतृत्व प्रदान करता है। इससे समाज की विचारधारा प्रभावित होती है। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। और मीडिया समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का रक्षक भी होता है। मीडिया अपनी खबरों द्वारा समाज के असंतुलन एवं संतुलन में भी बड़ी भूमिका निभाता है। मीडिया अपनी भूमिका के द्वारा समाज में शांति, सौहार्द, समरसता और सौजन्य की भावना भी विकसित करता है। मीडिया विभिन्न सामाजिक कार्यों द्वारा समाज सेवक की भूमिका भी निभाता है। हमने फ्लो डायग्राम में लिखा था ही समाज सेवक, तो यहां पर हम बताएंगे किस प्रकार से। जब भी भूकंप, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक या मानवीय आपदा आती है तब जन सहयोग उपलब्ध कराकर मीडिया मानवता की बहुत बड़ी सेवा करता है। इस तरह से आप इसे यहाँ पर लिख सकते थे। आगे चलते हैं, आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारे भ्रष्टाचार, घोटालों आदि को उजागर करने में तथा जनता तक इनकी सूचनाओं को पहुंचाने में मीडिया महती भूमिका निभाता है। साथ ही में काले धन, जमाखोरी, हवाला जैसे कारनामों को उजागर करता है। इस प्रकार मीडिया आर्थिक क्षेत्र में जितनी भी आर्थिक गतिविधियों के क्रियाकलाप होते हैं उनके विज्ञापनों को प्रसारित करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से आप आर्थिक क्षेत्र में भी इसका महत्व लिख सकते थे। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो शासन, प्रशासन एवं राजनीतिक दलों में पारदर्शिता लाने हेतु मीडिया कार्य करता है। साथ ही में योजनाएं, नीतियां आदि की सूचना जनता तक सहज रूप में प्रदान करता है। साथ ही जिस प्रतिनिधि को हम चुनने जा रहे हैं उसकी छवि को उजागर करना भी मीडिया का ही काम होता है। साथ ही में मीडिया समय समय पर जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में भी जुटा हुआ रहता है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते थे। संचार के क्षेत्र में भी मीडिया काम करता है। जैसे सोशल मीडिया यहाँ पर विशेष रूप से लक्षित बिंदु है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप दुनिया भर के लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। साथ ही में देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो सकते हैं।
आपने देखा होगा खेलों की बहुत सारी जानकारियां मीडिया के द्वारा त्वरित समय में प्रदान की जाती है। तो इसके लिए मीडिया मनोरंजन के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। आप एक यहाँ पर छोटा सा पैराग्राफ भी दे सकते हैं। मीडिया का जन जागरण में भी बहुत योगदान है। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का अभियान हो या एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य, मीडिया अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाता है। लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना, बाल मजदूरी पर रोक लगाना, धूम्रपान के खतरों से लोगों को अवगत कराना जैसे अनेक कार्य में मीडिया की सराहनीय भूमिका है। मीडिया समय समय पर नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता रहा है, देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी नजर रखता है, समय समय पर स्टिंग ऑपरेशन कर इन सफेद पोषों का काला चेहरा दुनिया के सामने लाता है। इस प्रकार मीडिया हमारे लिए एक वरदान की तरह है। ये हमने पेपर का एक पार्ट तैयार किया। अगला पार्ट था मीडिया की समस्याएं बताना था। तो यहाँ पर हम इनको पॉइंट्स में बता रहे हैं। आप इनका थोड़ा थोड़ा सा विस्तृत विश्लेषण भी यहाँ पर लिख सकते थे, थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी इनका दे सकते थे। आगे चलिए देखते हैं मीडिया की समस्याएं। राजनीतिक तटस्थता का अभाव मीडिया की सबसे बड़ी समस्या है कि मीडिया राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं रह रहा है। बहुत सारे मामलों में तो यह हो रहा है कि प्रमुख राजनीतिक दल के जो प्रमुख लीडर होते हैं या अन्य जो कार्यकर्ता होते हैं उनका ही मीडिया चैनल होता है जो कि बेबाक रूप से उनकी ही प्रशंसा में जुटा रहता है। पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म जिसे बोला जाता है, जिसमें कि सनसनी खबरों को बताया जाता है जो कि टीआरपी पर केंद्रित होती हैं। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। साथ ही पेड न्यूज की बहुत भारी समस्या है। लोग पैसा देते हैं और अपनी सूचना को लोगों तक पहुंचाते हैं, चाहे वह झूठी हो सच्ची हो, कोई प्रामाणिकता उसकी नहीं रहती है। मास मीडिया का अभाव अर्थात मीडिया कुछ ही लोगों तक सिमट कर रह गया है, वह बड़े जनतंत्र को, बड़े क्षेत्र को कवर नहीं कर पा रहा है। भ्रामक विज्ञापनों का स्रोत मीडिया पर बहुत सारे भ्रामक एवं नकली, फर्जी आदि विज्ञापन भी जारी हो रहे हैं। यह भी मीडिया की समस्या है। यहाँ पर मीडिया की समस्या से आशय है कि जो मीडिया की नकारात्मक भूमिका है उसको हमें यहाँ पर लिखना था। टीआरपी केंद्रित मीडिया अर्थात मीडिया ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को बढ़ाना चाहती है। उसे इससे मतलब नहीं है कि हम क्या संदेश दे रहे हैं, बल्कि उनको इस प्रकार के सनसनी और रोचक तथ्य प्रदान करने की आदत जैसी हो गई है कि वह टीआरपी केंद्रित बनती जा रही है। मीडिया का उद्देश्य अब केवल धन कमाना रह गया है, ना कि जनता की आवाज बनना। ऊपर हम देख चुके हैं कि राजनीतिक तटस्थता है तो यह कुछ दलों की पैरोकार विशेष बनती जा रही है। साथ ही में मीडिया आजकल सरकार की अति प्रशंसक हो गई है, क्योंकि शक्ति के समक्ष जाना ही सबका अपना मानना होता है, सबका चाहना होता है। इसलिए मीडिया भी लगातार सरकार की बड़ाइयां करती है ताकि उसे सरकार से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहे। इस प्रकार से आप इसकी समस्याओं को, नकारात्मक भूमिका को लिख सकते थे। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि मीडिया ने जहां जनता को निर्भीकता पूर्वक जागरूक करने, भ्रष्टाचार को उजागर करने, सत्ता पर तार्किक नियंत्रण एवं जनहित कार्यों में अभिवृद्धि में योगदान दिया है, वहीं लालच, भय, द्वेष, स्पर्धा, दुर्भावना एवं राजनीतिक कुचक्र के जाल में फंसकर अपनी भूमिका को कलंकित भी किया है। अब हमने यहाँ पर उसके लाभ को भी बता दिया और छोटे से शब्दों में उसके जो नकारात्मक भूमिका है उसको भी हमने यहाँ पर समेट लिया है। अब निष्कर्षतः हम लिखेंगे कि व्यक्तिगत या संस्थागत निहित स्वार्थों के लिए येलो जर्नलिज्म को अपनाना, ब्लैकमेल द्वारा दूसरों को शोषण करना, चटपटी खबरों को तवज्जो देना और खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, दंगे भड़काना आदि, अनावश्यक रूप से किसी की प्रशंसा और महिमा मंडन करना, किसी दूसरे की आलोचना करना जैसे अनुचित कार्य आजकल मीडिया द्वारा किए जा रहे हैं। दुर्घटना एवं संवेदनशील मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ईमानदारी, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा और साहस से संबंधित खबरों को नजरअंदाज करना आजकल मीडिया का एक सामान्य लक्षण हो गया है। मीडिया के इस व्यवहार से समाज में अव्यवस्था और असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। ये आप यहाँ पर लिख सकते थे। साथ ही में निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मीडिया एक क्रांतिकारी परिवर्तक के रूप में हमारे समक्ष आया है, जिसके कुछ नकारात्मक पक्षों को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए एवं उन नकारात्मक पक्षों को जागरूकता और समझदारी के साथ निपटान किया जाए तो मीडिया जन कल्याणकारी माध्यम के रूप में उभर सकती है, क्योंकि मीडिया के अंदर समाहित अनंत संभावनाएं एक सभ्य समाज की आधारशिला को रखने में पूर्णतः सक्षम है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को समाप्त कर सकते थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।